नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे हैं और थर्मोडायनेमिक्स में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कराए थे, 5 न्यूमेरिकल करा दिए थे, 3-4 न्यूमेरिकल आइए और कर लेते हैं। ये आपके सभी क्वेश्चंस जो हैं, सभी न्यूमेरिकल्स आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो देखो, एक न्यूमेरिकल आपके सामने होगा और हमारे अनुसार इसका जो क्रम है वो छठा है। देखो, आपसे कहा कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड, आपको आरएमएस स्पीड निकालनी है, यानी वीआरएमएस आपको ज्ञात करना है। और आगे कहा एंड द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस ऑफ डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी कितनी दे रखी है, रो बराबर है 1.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है जी, ग्राम पर लीटर। तो देखो, इसे यूनिट को बदल लो 1.4। देखो ध्यान देना, ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलते हैं देखो, बहुत सारे तरीके हैं ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है। तो मैं आपको बता दूं, बदल के बिल्कुल सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप याद रख लेना, डायरेक्ट ग्राम पर लीटर जो है ना, वो बराबर है आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब के, ठीक है। जहाँ फॉर्मूले लिखोगे सारे, वहाँ पे ये बात भी लिख लेना कि ग्राम, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में बदलो, लीटर को मीटर क्यूब में बदलो, तो आपको पता चलेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ग्राम पर लीटर को किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखा जा सकता है। तो ग्राम पर लीटर को आप क्या लिख लेंगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है जी। तो इसका मतलब है ऐसा ही यूनिट में, है ना, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो होती है मात्राओं की, उसमें बदलते हैं, MKS जिसे कहते हैं। तो रो दे रखा है और कहा एट प्रेशर, प्रेशर दे रखा है P1, ये कितना है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये तो ऐसा ही मात्रक है ही, ऐसा यूनिट है ही। आपको VRMS निकालना है, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला बता ही रखा है VRMS का, √3P/रो होता है, करा था ना। P की वैल्यू आपके पास है, रो की वैल्यू आपके पास है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है जी। इसका आंसर आएगा आपका 463, क्या आएगा 463 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी की यूनिट यही होती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो कर लोगे ना इस न्यूमेरिकल को, तो इसे कर लेना आप। इसके बाद देखो, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप कर लेना। ये छठा न्यूमेरिकल हमारे अनुसार था, तो ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसके बाद एक न्यूमेरिकल आपके सामने और है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 मानो उसे, बिल्कुल इसी के जैसा है, लेकिन रो बराबर दे रखा है आपको 1.2, जो डेंसिटी है कितनी है 1.2 ग्राम पर लीटर ही है। तो ग्राम पर लीटर को आपने बदल लिया किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो यही आ जाएगा 1.2। और जो प्रेशर है वो आपको दे रखा है इस बार 10 न्यूटन पर, लेकिन एक विशेष बात ध्यान देना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्लियर है। तो इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, न्यूमेरिकल करते हुए याद रखना, ऐसा ही यूनिट में बदलते हैं। तो 10 है ना, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर कैसे बने, यानी सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदले, 10⁻² से गुना करके। तो 10⁻² से गुना करनी है, तो सेंटीमीटर मीटर में बदल गया, अपोन में है मीटर सेंटीमीटर, तो अपोन में ही 10⁻² से गुना करनी है। लेकिन सेंटीमीटर का स्क्वायर था, तो 10⁻² का भी क्या होगा, स्क्वायर, ठीक है। तो 10 के घात नीचे आएगा -4, ऊपर पहुंचाएगा तो 10⁻4 और एक पहले से ही है, तो 10⁵5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कन्वर्ट करा, समझ में आया। तो 10⁵5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया। रो दे रखा है, VRMS आपको निकालना है, ठीक है, कर लोगे। और फॉर्मूला आपका यही लगना है, ठीक है। आंसर इसका आप अपने अनुसार देख लेना, क्योंकि इसका आंसर इसमें दे नहीं रखा, कर लोगे इसे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है ना, इसे भी आप कर लेंगे, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखो, इसके बाद एक न्यूमेरिकल आपके सामने होगा, पढ़ो उसे भी। 2 न्यूमेरिकल मैंने कराया आपको, 2 एक न्यूमेरिकल और करा देता हूँ, ठीक है जी, और फिर चलेंगे आगे।
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो एक न्यूमेरिकल में आपको कहा कैलकुलेट द टेम्परेचर, ठीक है, कौन सा है, 5 हो गए तो छठा, सातवां, आठवां, ठीक है। कैलकुलेट द टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है एट विच, जिस पर आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विल बी डबल एट इट्स वैल्यू एट एनटीपी, ठीक है। यानी एनटीपी आप जानते हो, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, सामान्य ताप दाब कहते हैं हिंदी में। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर मतलब सामान्य ताप दाब। तो देखो आपको टेम्परेचर निकालना है ना, तो लिख लो T बराबर वाट। क्या कहा, एट विच, जिस पर आरएमएस स्पीड जो है ना गैस मॉलिक्यूल की विल बी डबल, ठीक है। आरएमएस स्पीड जो है यानी Vrms जो है उस टेम्परेचर पर है ना, T टेम्परेचर पर, तो मान लो Vrms T है, T टेम्परेचर पर जो Vrms है वो डबल है, डबल किसका डबल, ऑफ इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू है ना, Vrms की वैल्यू का, और Vrms की वैल्यू एनटीपी पर, ठीक है जी। ये कहना चाह रहा है, ध्यान दो दोबारा क्या कह रहा है, आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल है ना, आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल वो टेम्परेचर बताओ है ना, तो हमने मान लिया T है, इस पर जो आरएमएस स्पीड की वैल्यू है वो डबल है, वो डबल है, डबल किसकी, इसकी वैल्यू जो एनटीपी पे है। जो क्वेश्चन में लिखा है वो हमने लिख दिया है मैथमेटिकली, और आप फॉर्मूला जानते हो इसका क्या होता है, √3RT अपॉन m, जानते हो ना, और इंटू 2, और यहाँ √3RT अपॉन m ही लगेगा, लेकिन R की जगह एनटीपी का मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर होता है, समझ गए। एनटीपी पर जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन होता है, ठीक। तो इसलिए हमने T की जगह यहाँ 273 रख दिया। तो देखो ये √3R अपॉन m तो कट जाएगा, तो √T बचेगा केवल। चलो ऐसा कर लो, √3R अपॉन m अलग कर लिया, √T अलग कर लिया, ये 2 है, √3R अपॉन m अलग कर लिया, और √273 अलग कर लिया। तो ये तो सारा कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों तरफ का क्या कर दो, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा T, ये 2 का वर्ग 4, और अंडर रूट यहाँ से ख़त्म 273, ठीक है। तो T बराबर आया 4 से 12 हासिल 1, 4 से 28 और 1 29 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1092 ये केल्विन आया। आपको डिग्री सेल्सियस में निकालना हो तो 1092 से घटा दो 273, तो देखो 12 में से 3 गए 9, ठीक है, और 8 में से 7 गया 1 है ना, और 10 में से 2 गए 8, 819 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। तो पूछा था वो टेम्परेचर बताओ जिस पर Vrms जो है एनटीपी पर Vrms का डबल है, ठीक है। तो हमने टेम्परेचर बता दिया है, इसका आंसर आ रहा है 819 डिग्री सेल्सियस। कर दोगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है और आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल्स में। एक बार देख लेते हैं कहाँ को है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी, देखो ये रहा, यही करा दिया, कराया नहीं होगा अभी, है ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कैलकुलेट द टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है 1 किलोमोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कितनी दे रखी है ऑक्सीजन, 1 किलोमोल, और टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। तो T बराबर है 27 डिग्री सेल्सियस, तो T बराबर 27 प्लस 273 कितना आया 300 केल्विन। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दे रखा है, तो आपको पता ही होना चाहिए 8.31 इंटू 10⁻3, ठीक है। जूल पर देखो ध्यान देना, जूल पर मोल केल्विन होता तो 10⁻3 ना होता, लेकिन इसने कहा जूल पर किलो मोल केल्विन, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है,
जूल पर केल्विन कहता तो 8.31 होता केवल, ठीक है, याद रखना इस बात को। और किलो मोल कहा तो इसलिए 10⁻³ आया है। आपसे क्या कहा, टोटल काइनेटिक एनर्जी बतानी है आपको। टोटल काइनेटिक एनर्जी किसकी, ऑक्सीजन की, है ना। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन आपको बतानी है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/2 FRT, याद है ना आपके। टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना, क्या होती है 1/2 FRT, पढ़ाया था ना, 1 मोल के लिए पढ़ाया था, है ना, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ टोटल, एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, कौन सा फॉर्मूला था वो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो उसमें था ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। देखो ध्यान दो, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था 12 FRT, याद है ना आपके। लेकिन ऑक्सीजन के लिए बात करें आप, है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन के लिए बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन है डाई एटॉमिक गैस, और डाई एटॉमिक के लिए F की वैल्यू कितनी होती है आपके याद है, 3 होती है, 3, 5 और 6, डाई एटॉमिक के लिए 5 होती है, तो हो जाएगा 5/2 RT, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। R की वैल्यू किलो मोल करके दे रखी है ना, और गैस भी कितनी दे रखी है, गैस भी 1 किलो मोल दे रखी है, तो इसलिए किलो से किलो, है ना, वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए 1 मोल के लिए ही बात चल रही है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला 1 मोल के लिए ही तो था, लेकिन किलो इसमें दे रखा है तो किलो उसमें दे रखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5/2 R की वैल्यू रख लो 8.31 × 10⁻³ और T का मान है 300, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसकी कैलकुलेशन करके आपका आ जाएगा, मैं आपको बता दूं, टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी आपकी 6.23, कैलकुलेट कर लेना, × 10⁶, ठीक है, जूल पर किलो मोल, ठीक है जी, जूल पर किलो मोल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जूल है वैसे तो, लेकिन ये 1 किलो मोल की आई है, तो ऐसे जितने किलो मोल होंगे उतनी गुना हो जाएगी, क्लियर है ना। तो ये आपका लास्ट न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिया है ना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आप देखो, एक क्वेश्चन करेंगे आपकी, मतलब प्रीवियस ईयर में आप बहुत बार पूछा गया है, और क्वेश्चन क्या है कि जो Cp है ना, आप जानते हो Cp - Cv बराबर क्या होता है, मेयर्स फॉर्मूला है, R के बराबर होता है, ठीक है। तो Cp में से Cv माइनस हो रहा है, इसका मतलब Cp ज़्यादा रहा होगा, तो Cp की वैल्यू ज़्यादा होती है Cv से, कारण पूछता है वाई, है ना। तो क्वेश्चन लिख लो या हेडिंग डाल लो, Cp इज ग्रेटर देन Cv, ठीक है जी, Cp इज ग्रेटर देन Cv, Cp बड़ा होता है किससे, Cv से। तो देखो इसका कारण क्या है, आप एक बताओ, पहले बात कर लेते हैं Cp की, ठीक है। तो Cp जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पर बात करते हैं, नहीं, जब Cp की बात करते हैं तो कौन कांस्टेंट होता है, प्रेशर, ठीक है। और Cp है स्पेसिफिक हीट, यानी जहाँ पर जो हीट है ना, जो हीट मिलती है वो 2 कामों में खर्च होती है, पता है 2 कौन कौन से काम, एक काम तो है आपका टू इंक्रीज द टेम्परेचर, मैंने आपको बताया था कि जब स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगाते हैं तो तब बात करते हैं टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, आवश्यक होती है, वो हीट कौन सी होती है, स्पेसिफिक हीट। और जब स्टेट चेंज की बात करते हैं, अवस्था परिवर्तन की, तो कौन सी हीट की बात, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, लेटेंट हीट का, गुप्त ऊष्मा का, है ना। तो विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला कहाँ लगेगा, जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने की बात होगी। तो इसका एक काम तो चाहे Cp हो चाहे Cv हो, एक काम तो टेम्परेचर बढ़ाना ही है इस हीट का, है ना। तो टू इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना इसका एक काम है, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। और ध्यान दो, इसका दूसरा काम है, एक काम तो टेम्परेचर को बढ़ाना है, और इसका दूसरा काम है आपका, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए एक्सपेंशन होगा, क्या होगा, एक्सपेंशन,
जब हीट मिलेगी, है ना, तो गैस कैसी होगी, एक्सपैंड करेगी, यानी प्रसार होगा, गैस का प्रसार होगा। तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसके विरुद्ध कार्य किया जाएगा, है ना, एक्सपेंशन होगा तो वर्क किया जाएगा, वर्क, है ना, इज डन अगेंस्ट, है ना, किसके विरुद्ध, अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य किया जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है ना, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो प्रेशर, है ना, बढ़ना चाह रहा है या घटना चाह रहा है, तो उसके विरुद्ध काम किया जाएगा, वर्क करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वर्क किया जाता है ना, और वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है, तो एक्सपेंशन, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए एक्सपेंशन होता है। इसका मतलब है स्पेसिफिक हीट जो कांस्टेंट प्रेशर पर है, यानी सीपी जो है, उसके दो काम होते हैं, एक तो टेम्परेचर को बढ़ाना और दूसरा काम है एक्सपेंशन करना, एक्सटर्नल प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए वर्क करना, एक्सपेंशन करना। ठीक है, लेकिन जो सीवी है, यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है जी, जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसका केवल एक ही काम है। ठीक है, क्या, टू इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाना। भाई देखो, चाहे सीपी हो चाहे सीवी हो, दोनों ही स्पेसिफिक हीट का एक काम तो कॉमन है, टेम्परेचर को बढ़ाना। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने की तो बात यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। तो देखो, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो डेल्टा वी या आप कह दो डीवी, वो कैसा होगा, जीरो होगा। डीवी जीरो होगा तो डी डब्ल्यू बराबर होता है पी इंटू डी वी। तो डी डब्ल्यू कैसा होगा, डी वी जीरो है तो डी डब्ल्यू जीरो। इसका मतलब है नो वर्क इज डन, है ना, नो वर्क इज डन, कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। तो सीवी जो है स्पेसिफिक हीट, उसका काम केवल एक है, केवल टेम्परेचर को बढ़ाना। ठीक है, और जो सीपी है उसके दो काम है, टेम्परेचर को बढ़ाना और एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करना, और यानी एक्सपेंशन करना। ठीक है, तो एक बात देख के बताओ, जब ये दो काम कर रही है सीपी, है ना, सीपी दो काम कर रही है और सीवी ठीक है जी, तो सीपी दो काम कर रही है और सीवी एक काम कर रही है। तो सीपी दो काम कर रही है, सीवी एक काम कर रही है, तो आप देख सकते हैं सीपी की वैल्यू ज़्यादा होती है, सीवी की वैल्यू कम होती है। ठीक है, इसी कारण सीपी जो है वो ग्रेटर देन होती है सीवी से। ठीक है जी, और सीपी और सीवी का जो डिफरेंस है वो कैपिटल आर के बराबर होते हैं, और इस फॉर्मूले को आप मेयर्स फार्मूला कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में कई यूनिवर्सिटीज़ में पूछा गया है कई बार, सीपी और सीवी, है ना, सीपी कैसे बड़ी होती है सीवी से, तो उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी है। बाकी नोट्स के रूप में आपको अच्छे से यही सब बातें क्रम से संगठित तरीके से लिखी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, ये जो यूनिट है, थर्ड यूनिट, ये दो चैप्टर में डिवाइड थी। इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब सेकंड चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो आपको टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको नोट्स मिलते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको पीडीएफ नोट्स मिलते रहें। और फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के जो कंप्लीट नोट्स हैं वो मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पर पिंड कर रखे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल ओपन करते हैं तो ऊपर की तरफ लिखा हुआ आ जाएगा कि कंप्लीट नोट्स ऑफ फर्स्ट यूनिट, उस पर एक बार क्लिक करेंगे तो, है ना, कंप्लीट नोट्स ऑफ फर्स्ट यूनिट, और दो बार क्लिक करेंगे तो कंप्लीट नोट्स ऑफ सेकंड यूनिट। तो वहाँ से आप कंप्लीट नोट्स फर्स्ट और सेकंड यूनिट के ले सकते हैं। ठीक है जी, और दूसरी बात, ये तो हो गया। दूसरी बात, पेड बैच की सूचना। पेड बैच में मैं आपको बता चुका हूँ, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपकी बुक स्टार्ट है। यदि आप पेड बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर कांटेक्ट करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज का लेक्चर इतना ही रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, तो फिर नए लेक्चर के साथ ही करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहिए, और आपका सिलेबस बहुत से जल्द हम कंप्लीट करने का प्रयास ही नहीं बल्कि कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऐसे बीच में नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों को कई को शंका रहती है
कि बीच में छोड़ दिया जाएगा, नहीं, ठीक है। ये बुक आपकी यूट्यूब पर कंप्लीट होगी और दूसरी बुक आपकी पेड बैच में कंप्लीट कर दी जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।